हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मिनमोर द डार्क टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर मिस्टर राष्ट्र प्रेमी ने मुझे ये कमेंट लिखा था कि सर आप आसाम से हो तो आसाम की कोई कहानी क्यों नहीं बताते। तो थैंक यू सो मच भाई ये सजेशन देने के लिए। और आसाम की मैं आज कहानी बताने वाला हूँ। ये कहानी मैं बचपन से आसाम में ये कहानी बिल्कुल लेजेंडरी कहानी जैसी है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए और अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये एक बहुत ही यूनिक स्टोरी है। ये यूनिक इस वजह से है क्योंकि इंडिया के इतिहास में या फिर पूरे विश्व के ही पूरे वर्ल्ड के इतिहास में शायद कभी भी किसी भी जज को फांसी की सजा नहीं हुई है, डेथ सेंटेंस नहीं दी गई है। और ये शायद पहला ऐसा मामला है जिसमें एक जज को डेथ सेंटेंस दी गई थी। आप खुद ही सोच के देखिए, कहाँ पे आपने सुना होगा कि एक जज जो खुद क्रिमिनल्स को जेल की दीवारों के पीछे पहुंचाता है वो भी कभी जेल में रह सकता है और जेल छोड़िए उसको डेथ सेंटेंस हो सकता है। लेकिन ये कोई कॉमिक्स या फिल्म की कहानी नहीं दोस्तों, ये एकदम असली कहानी है। वैसे फिल्म तो इस कहानी में बननी जरूर चाहिए, अक्षय कुमार को जरूर बनानी चाहिए इस कहानी के ऊपर फिल्म। लगता है करंट चला गया। एनीवे दोस्तों, ये कहानी जिस जगह पे हुई थी वो है हमारा आसाम स्टेट, इंडिया का। और आसाम के एकदम पर्टिकुलर जिस जगह पे हुआ था वो बोलूँ तो धुबरी करके एक जगह है, उस जगह में ये घटना हुई थी। और ये घटना हुई थी सन 1969 में, यानी कि बहुत पहले की घटना है। जिस इंसान के ऊपर ये केस है उनका नाम है उपेंद्र नाथ राजखोआ। वो बचपन से ही स्टडीज में काफ़ी अच्छे थे और फिर बाद में जाके उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। कई साल लॉ प्रैक्टिस करने के बाद उनको एक जज अपॉइंट किया गया। वो आसाम के कई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग जगहों में एज ए जज वहाँ पे उन्होंने काम किया। लेकिन जब उनके रिटायरमेंट के दिन आ रहे थे, उनके लास्ट फेज ऑफ नौकरी में, उनको ये जगह धुबरी जगह पे पोस्टिंग दी गई थी। एक जज एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, उनका जो क्वार्टर्स सरकार प्रोवाइड करती है वो भी काफ़ी बड़ी होती है। लेकिन इनके केस में क्या हुआ था, क्वार्टर शायद रेडी नहीं हुआ था, तो वहाँ के जो लोकल सर्किट हाउस है वहाँ पे इनको एज ए क्वार्टर वो दिया गया था और वो वही सर्किट हाउस में रह रहे थे। उनकी एक पत्नी थी और उनके 3 बच्चे थे, तीनों ही लड़कियां थी। और उनकी शादी को करीब 35 साल हो गए थे। गुवाहाटी जो मेन सिटी है आसाम में, वहाँ पे ही उनके परिवार वाले रहते थे, उनकी वाइफ और उनकी 3 बेटियां। और वो लोग बीच बीच में छुट्टी वगैरह मनाने के लिए उनके फादर जहाँ भी पोस्टेड रहते थे वहाँ पे वो लोग जाते रहते थे। धुबरी में जब उनका पोस्टिंग हुआ था तब भी ऐसा ही था। उनकी पत्नी और उनकी 3 बेटियां कभी कभी उनके यहाँ आते रहते थे रहने के लिए। सबसे बड़ी बेटी जो थी उसका एजुकेशन कंप्लीट हो गया था, बाकी दोनों भी कॉलेजेस में थी। अब दोस्तों क्या होता है, टाइमिंग तो मैंने आपको बताया था कि यह 1969 की बात है और उनकी जो रिटायरमेंट होनी है वो फरवरी 1970 में होनी है, यानी कि कुछ ही महीने बाकी है उनके रिटायरमेंट में। उस साल वो अपने पूरे परिवार को, यानी कि पत्नी और 3 बेटियों को अपने यहाँ धुबरी बुलाते हैं अपने क्वार्टर में रहने के लिए। और वो जो ओकेजन होता है वो सरस्वती पूजा का ओकेजन होता है। और वो अपने पत्नी और अपने सबसे बड़ी बेटी को उनके यहाँ ही रख लेते हैं और बाकी दोनों बेटियों को वापस अपने कॉलेज भेज देते हैं। एक दिन क्या होता है, जज अपने नौकरों को बुलाता है, बोलता है कि जो सर्किट हाउस जिसमें वो रह रहे थे वहाँ के पास ही में एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के ब्रांचेस आके बाथरूम के खिड़की को टच कर रहे थे। तो नौकरों को पहले बोलते हैं कि ये ब्रांचेस काट दो, तो वो लोग काट देते हैं। लेकिन बाद में वो बोलते हैं कि इस पेड़ को ही पूरा उठा दो। अब इतना बड़ा पेड़ था, उसको जब पूरा उठाया गया वहाँ से तो एक बहुत बड़ा गड्ढा वहाँ पे बन गया, यानी कि बाथरूम के ठीक नज़दीक ही एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। उसके कुछ दिनों बाद जज ने फिर नौकरों को बोला कि इस गड्ढे को और ज़्यादा गहरा खोद दो और ज़्यादा बड़ा बना दो। और नौकरों को फिर जज ने ये भी बोला कि वहाँ पे एक्चुअली ये गड्ढा इसलिए खोद रहे हैं क्योंकि कुछ प्लांट वगैरह लगाएंगे, फूल वगैरह लगाएंगे। और ऐसा सेम चीज़ उन्होंने एक और जगह पे किया। किचन के पास भी एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसके भी ब्रांचेस ऐसे खिड़कियों तक आ गए थे। तो फिर जज ने नौकरों को बोल के वो पेड़ भी कटवा दिया और वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवा दिया। तो कुल मिला के उस सर्किट हाउस के जो बाउंड्री है उसमें अब 2 बहुत बड़े गड्ढे बन चुके थे। और नौकरों को जज ने यही बोला था कि इन गड्ढों में वो कोई प्लांट वगैरह लगाएंगे। सरकारी बंगले तो आप इमेजिन करके देखिए, एक बहुत बड़े कंपाउंड में होता है और ये तो जज थे, कितना बड़ा सर्किट हाउस था, तो काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी ये। अब ये टाइम था फरवरी 1970 और सरस्वती पूजा का दिन था, शाम का टाइम था। तो जज ने जो जितने भी नौकर थे उनको कुछ पैसे वगैरह दिए और बोला कि वो मार्केट वगैरह जाके घूम आए, थोड़ा एंजॉय कराए। वो खुद भी अपने पूरे फैमिली को लेके
वहाँ पे जो लोकल मार्केट है वहाँ पे गए, थोड़ा बहुत कुछ शॉपिंग किया और फिर रात के करीब 8 बजे वो लोग वापस अपने बंगलों में आए। बंगलों में आके, क्योंकि फरवरी का महीना बहुत ही ठंड वाला महीना था, उन्होंने बॉन फायर किया। बॉन फायर के बाद करीब 10 बजे उन्होंने डिनर किया और जितने भी सर्वेंट्स थे, उनके जो क्वार्टर्स होते हैं वो थोड़ा दूर में थे, तो उन्होंने सभी सर्वेंट्स को बोल दिया कि तुम्हारा अगर डिनर हो गया है तो तुम लोग अपने क्वार्टर्स में चले जाओ। उन्होंने ठीक ऐसा ही किया और फिर जज भी और उनकी फैमिली भी अपने बंगलों में चले गए और फिर रात वैसे बीत गई। अब अगली सुबह जब सर्वेंट्स अपने काम के लिए फिर से बंगलों में आए तो उन्होंने देखा कि पूरे बंगलों में अकेला सिर्फ जज ही है और जो पत्नी है, पत्नी और बड़ी बेटी है, वो लोग नहीं है। जब उन्हें भी काफ़ी अजीब लगा कि रात को 10 बजे तक तो उनकी पत्नी और बड़ी बेटी थी और फिर सुबह सुबह तो नौकर ऑब्वियसली जल्दी ही आएंगे, तो इतने जल्दी वो लोग कहाँ चले गए। तब जज ने उनको कहा कि जो पत्नी है उनकी कोई रिलेटिव बहुत ही बीमार हो गई है, इसलिए एकदम अर्ली मॉर्निंग उनकी बड़ी बेटी और पत्नी वहाँ पे चले गए हैं। अब ये तो नौकर है और वो मालिक है, तो इतना ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन वो लोग कैसे करेंगे। तो जो भी बोल दिया उन्होंने, इन्होंने भी मान लिया। फिर जो नौकर है वो अपने घर के जो काम है वो करने लगे, लेकिन तभी नौकरों ने एक बार नोटिस की कि 2 गड्ढे जो खुदे हुए थे उनमें से एक गड्ढा जो है वो अभी भर चुका था, लेकिन उस पर कोई भी पौधा वगैरह नहीं लगाया गया था। लेकिन अभी मालिक को वो लोग क्या पूछेंगे, डरते भी हैं, तो वो बात ऐसे ही ठंडी पड़ गई। उसके ठीक 15 दिन बाद दोस्तों, जो 2 बेटियां थी जो कॉलेज में थी, उनको भी जो जज हैं वो इधर धुबरी में बुला लेते हैं अपने बंगलों में। वो उनसे कहते हैं कि उन्होंने कोई दार्जिलिंग जाने का एक घूमने फिरने का प्लान बनाया है, तो उनको यहाँ पे आना है। लेकिन वो लड़कियाँ पहले आना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि उनका मतलब एग्ज़ाम आने वाला था, तो वो घूमने नहीं जाना चाहती थी। लेकिन जज ने उनको काफ़ी फोर्स करके धुबरी बुला लिया था। जब वो लोग धुबरी आ गए, जज के बंगलों में आ गए, तो उन्होंने अपनी माँ और बड़ी दीदी के बारे में पूछा, तो जज ने उनको भी यही बताया कि उनकी कोई रिलेटिव बीमार हो गई है और वो दोनों वहाँ पे गए हैं। अब उनके पिता ने जो कहा वही उनको मानना पड़ा, और नहीं भी क्यों मानेंगे ऑब्वियसली। उसके बाद उस दिन उन्होंने डिनर किया, उसके बाद वो लोग सो गए। अब उसके ठीक दूसरे दिन जब सर्वेंट्स फिर उनके घर आए काम करने के लिए, तब उन्होंने फिर देखा कि कल 2 बेटियां आई थी रात को और आज सुबह फिर वो लोग नहीं है, वो दोनों बेटियां भी नहीं थी। जब जज को उन्होंने पूछा तो जज ने फिर वही बोला कि जो रिलेटिव है वो काफ़ी सीरियस है, इसीलिए ये दोनों लड़कियां भी अर्ली मॉर्निंग उसी रिलेटिव के यहाँ चली गई है जहाँ पे माँ और बड़ी बेटी पहले गई थी। जज ने ये भी बोला कि कुछ ही दिनों में वो रिटायर होने वाला है, उसके बाद वो भी वहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन इस बार जो सर्वेंट्स है उन्होंने एक और चीज़ नोटिस की। 2 गड्ढे थे, उनमें से एक तो बाथरूम के पास वाला भर चुका था, लेकिन अभी जो किचन के पास वाला गड्ढा था वो भी एकदम भर गया था। मतलब रातों रात, कल खुला हुआ था, रातों रात वो गड्ढा भर गया था। अब दोनों गड्ढे भर चुके हैं और कोई भी प्लांट उनके ऊपर नहीं लगाया गया है। उसके बाद क्या होता है, वही होता है, अपने मालिक को इतना वो लोग क्या पूछेंगे, वो भी नौकर लोग थे। तो उन्होंने इस चीज़ पर भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि परिवार ऐसे अचानक से रातों रात कहाँ चला गया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उन्होंने। उसके बाद फरवरी के 1970 में जज रिटायर हो जाते हैं, लेकिन रिटायर होने के 2 महीने बाद तक भी वो उस बंगलों में रहते हैं। अप्रैल तक वो रहते हैं। ऑफिशियल कुछ काम वगैरह होगा, रिलीज पेपर्स वगैरह लेने होंगे। अप्रैल 1970 में उनका सब काम हो जाता है और वो बंगला छोड़ देते हैं और धुबरी से वो चले जाते हैं। जो नेबर्स हैं वो भी काफ़ी पूछताछ करते हैं कि इनकी पूरी फैमिली थी, रात को थी, लेकिन अचानक सुबह उनकी फैमिली नहीं है, और ये भी जब जा रहे हैं यहाँ से रिटायर होके तब भी कोई फैमिली नहीं है, कोई लेने आने वाला नहीं है। तो बहुत ही मतलब सस्पिशियस हो रहा था कि क्या चल रहा है इधर। लेकिन जाते जाते उन्होंने सबको बोला था कि उनकी फैमिली जो है वो दिल्ली शिफ्ट हो गई है और ये भी अभी रिटायर हो गए, तो वहाँ पे ही वो चले जाएंगे और बाकी की ज़िंदगी वो लोग दिल्ली में ही बिताएंगे। अब टाइमलाइन देखिए कि फरवरी में ये सब हुआ था और फिर अभी टाइम आ गया था जून का, जून 1970, और अब जाके उसी बंगलों में एक नए जज जो वहाँ पे अपॉइंट हुए, उनको ये बंगला दिया गया। लेकिन दोस्तों इस दौरान एक क्या चीज़ होती है, जो नौकर वहाँ पे काम करते थे, जब उपेंद्र राजखोवा वहाँ पे जज हुआ करते थे, उस बंगले में रहते थे, वो एक नौकर सिलीगुड़ी जो जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ का वो नौकर था। तो वहाँ पे सिलीगुड़ी में वो जाता है, तो अचानक एक दिन, इतने महीनों बाद आप सोचिए, वो सिलीगुड़ी में उपेंद्र राजखोवा से अचानक वो मिल जाता है।
नौकर अपने मालिक यानी कि जो जज था उसको सिलीगुड़ी में देख के वो एकदम शॉक हो जाता है। वो सोच रहा था कि ये तो इन्होंने तो कहा था कि ये दिल्ली जा रहे हैं, तो ये अभी सिलीगुड़ी में क्या कर रहे हैं। राजखुआ भी उस नौकर को पहचान लेता है और फिर राजखुआ उनको बोलता है कि वो सिलीगुड़ी में कुछ काम से है और वहाँ पे सेवोय करके एक होटल में रुके हुए हैं। और उस नौकर को वो पर्टिकुलरली ऐसा बोलते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ वो तुम किसी को मत बोलना। अब दोस्तों क्या होता है कि जज की जो वाइफ थी उनका भाई पुलिस में बहुत बड़ा अफसर था, एक बहुत ही हाई रैंकिंग आसाम पुलिस में वो अफसर था। अब अपने सिस्टर और उनकी तीनों बेटियों के बारे में जब उनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, इतने महीनों से वो लोग गायब थे, मतलब उस जमाने में भी फ़ोन था लेकिन फ़ोन पे भी उनकी कोई भी बात नहीं हुई थी, तो वो बहुत ही चिंता में आ गए थे। उन्होंने फिर जज को फ़ोन किया और पूछा कि उनकी पत्नी कहाँ है, उनकी बेटियाँ कहाँ हैं। तो राजखुआ ने उनको बोला कि वो लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं और वो भी बहुत ही जल्दी वहाँ पे शिफ्ट होने वाले हैं, लेकिन वो किसी भी हालत में अपने भाई से अपनी बीवी का कांटेक्ट नहीं करवा रहे थे, बात नहीं करवा रहे थे। और फिर भाई जो है वो एकदम सस्पिशियस हो रहा था कि इतने महीने हो गए, मतलब ये क्या चल रहा है, और ऊपर से वो पुलिस में था। तो वो क्या दिमाग लगा था कि लास्ट जो उनका लोकेशन था जब उनको जिंदा देखा गया था वहाँ पे, तो वो तो धुबरी था क्योंकि वो लोग वहाँ पे गए थे। तो वो भी सीधा धुबरी चला जाता है और वहाँ पे जाके एक पुलिस कंप्लेंट लिखा देता है कि जो उनकी सिस्टर है, उनकी बेटियां है, उनसे कई महीनों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब इस कंप्लेंट के बेसिस पे जब छानबीन की गई तो पहले तो ऑब्वियसली जो नौकर है, आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनसे ही बात करनी पड़ेगी। जो नौकर उसी कंपाउंड में रहते थे जिसमें ये बंगलो था, जब नौकरों से पूछताछ की गई तो एक सर्वेंट ने बोला कि वो कुछ दिनों पहले सिलीगुड़ी गया था और वहाँ पे उसने उपेंद्र राजखुआ को देखा था, उससे इसकी बात भी हुई थी। और ये बात सुन के जो जज के बीवी का भाई था वो एकदम शॉक हो गया था, क्योंकि राजखुआ ने तो उनको बोला था कि वो दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे करके, और जो बीवी है वो भी दिल्ली में है। अब नौकर ने ये भी बता दिया कि सिलीगुड़ी में वो सेवोय करके एक होटल में रुके हुए हैं। तब उनके पत्नी के भाई और जो लोकल पुलिस है वो सभी सिलीगुड़ी पहुंच जाते हैं और सिलीगुड़ी पुलिस के साथ मिलकर वो लोग सेवोय होटल चले जाते हैं और वहाँ पे उनको उपेंद्र राजखुआ मिल जाता है। ये कहानी अभी बहुत ही सस्पिशियस हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने कहा था वो दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन वो अभी सिलीगुड़ी में 2 महीने से एक होटल में क्यों रुके हुए हैं। राज बहुत ही गहरा हो रहा था। और जब उनसे पूछताछ की गई, क्योंकि पुलिस भी उनसे काफ़ी सख्ती से नहीं पूछ रही थी, क्योंकि ये कोई पेटी क्रिमिनल तो नहीं, ये एक जज रह चुके हैं जो हाल ही में रिटायर हुए हैं। तो पहले जब राजखुआ से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे थे कि दिल्ली में कहाँ रह रहे हैं, बात नहीं करवा पा रहे थे। फिर अलग अलग स्टेटमेंट वो देने लगे। फिर उन्होंने कहा कि कोई रिलेटिव बीमार है, वहाँ पे वो लोग हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी और तीनों बच्चियों से पुलिस की बात नहीं करवा पा रहे थे। तो अब जब ऐसा हुआ तो पुलिस ने फिर उनसे सख्ती से बात करनी शुरू कर दी, और जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तब राजखुआ ने फिर से अपनी बात पलट दी। उन्होंने कहा कि फरवरी 1970 में, यानी कि 4-5 महीने पहले की बात है, उनकी जो पत्नी है वो बाथरूम में स्लिप हो जाती है और स्लिप होने से उनका जो हेड है कहीं पे टकरा जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ब्लीडिंग होती है और उनकी मौत हो जाती है। अब अपनी मरी हुई माँ को अपनी आंखों के सामने देख उनकी जो बड़ी बेटी थी उसी बंगलों में, वो भी आत्महत्या कर लेती है। फिर जब पुलिस ने पूछा कि बाकी की दोनों बेटियां कहाँ हैं, तब उन्होंने कहा कि जिस दिन ये घटना हुई, मतलब उनकी माँ और बड़ी बहन की जो मौत हुई, उस दिन इस डर से कि ये लोग भी कुछ ना कर ले, उन्होंने उस दिन उनको कुछ नहीं बताया। लेकिन जिस दिन वो लोग धुबरी आए, क्योंकि उपेंद्र राजखुआ ने उनको बुला लिया था 15 दिन बाद इस घटना के, तो जिस दिन वो लोग धुबरी आए उस दिन उन्होंने अपनी माँ और बड़ी बहन के साथ जो हुआ वो इन दोनों बेटियों को बता दिया। और उन्होंने पुलिस को कहा कि इस बात को सुनने के बाद उन दोनों बेटियों ने भी ब्रह्मपुत्र रिवर, जो पास में ही था शायद, वहाँ पे कूद के अपनी जान दे दी। अब पुलिस ने भी सोचा कि शायद ये बात सच्ची होगी, तो उन्होंने जज से कहा कि ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो अब मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाओ। तो पूरा मामला जज ने ये बोला कि माँ की एक्सीडेंट से मौत हो गई और इसी दुख में तीनों बेटियों ने खुदकुशी कर ली। अब इनिशियली पुलिस ने भी उनकी बातों पे भरोसा किया और उनको बोला कि ठीक है, आप ये जो स्टेटमेंट है, ये पूरी कहानी है, आप मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाओ। और इस बात पे राजखुआ जो है, जो जज है, वो एग्री भी कर गए। लेकिन उन्होंने पुलिस वालों को कहा, क्योंकि ये जो जगह जहाँ पे ये बात हो रही थी वो होटल का रूम ही था, जज ने पुलिस वालों को कहा कि आप लोग कुछ देर रुकिए,
मैं फ्रेश हो लेता हूँ। तो वो बाथरूम चले गए। जब वो बाथरूम गए फिर बाहर निकल ही नहीं रहे। पुलिस भी सोच रही है कि जज इतने देर से वॉशरूम में क्या कर रहे हैं। उसके बाद बहुत देर हो गई तो उन्होंने वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़ दिया और वहाँ पे देखा कि जो उपेंद्र राजखोवा हैं, जो जज हैं, उन्होंने खुद को चाकू मार लिया था और बहुत ही हेवी ब्लीडिंग हो रहा था। इमीडिएटली पुलिस उनको एक हॉस्पिटल लेके गई। फिर ये सब घाव वगैरह भरने में, उनको पूरी तरह से ठीक होने में 2 महीने लग गए। उनकी जब रिकवरी अच्छी तरह से हो गई तो पुलिस ने इस केस की फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उनसे फिर से वो लोग पूछताछ करने लगे। अब जब इतना ज़्यादा पूछताछ हो रहा था, पुलिस तो आपको मालूम ही है किस तरह से सख्ती से पूछताछ करती है। इतना पूछताछ करने के बाद जो राजखोवा है, अब इस चीज़ को वो और नहीं छुपा सकते थे कि असल में हुआ क्या था। ऑब्वियसली उनकी पत्नी का एक्सीडेंट और तीनों बेटियों ने जो खुदकुशी की है वो एक बहुत बड़ा झूठ था, और उन्होंने जो सच है वो पुलिस वालों के सामने एट लास्ट कन्फेस कर दिया। और वो सच ये है कि उनकी पत्नी का ना कोई एक्सीडेंट हुआ है और ना उनकी तीनों बेटियों ने खुदकुशी की है। उपेंद्र राजखोवा ने, दोस्तों ध्यान से सुनिए, जो 35 साल से मैरिड थे और एक जज होकर रिटायर हुए थे, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली यानी कि अपनी पत्नी और 3 बेटियों को उसी बंगलो, उसी सर्किट हाउस में खून कर दिया था। अपने पूरे परिवार का उन्होंने खुद खून किया था। वो पुलिस के सामने एडमिट करते हैं कि सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी और बड़ी बेटी, जो उनके साथ सरस्वती पूजा के दिन थे, उस दिन उन्होंने उनका खून कर दिया था। और जो गार्डन में गड्ढे थे उनमें से एक गड्ढे में उनको गाड़ दिया था। इस घटना के ठीक 15 दिन बाद उन्होंने अपने दोनों बेटियों को, जो अपने एग्जाम से सिर्फ 1 महीना दूर थे, उनको जबरदस्ती धुबरी बुला लिया, गुवाहाटी से धुबरी बुला लिया। बस स्टैंड उनको लेने गए और उसी रात उन दोनों बेटियों को, अपनी दोनों बेटियों को उन्होंने खून कर दिया और दूसरे जो गड्ढा था एक, उसमें उनको गाड़ दिया। अब ये बात सुन के, वो भी कितनी पुरानी बात है दोस्तों, तो पुलिस एकदम दंग रह गई, क्योंकि इससे पहले शायद पुलिस ने कभी भी इस तरह का कुछ सुना ही नहीं था। उन्होंने सोचा कि एक जज ऐसा कैसे कर सकता है, एक जज जो दूसरे क्रिमिनल्स को सजा देता है, वो खुद इतना बड़ा क्राइम कैसे कर सकता है। इम्पॉसिबल जैसा लग रहा था उनको। तो जब उन्होंने बता दिया कि उन गड्ढों में उन्होंने लाश को गाड़ के रखा है, तो फिर पुलिस वाले वहाँ पे गए और फिर उन दोनों गड्ढों को खोदा और वहाँ से फिर 4 कंकाल मिल गए। जो उनकी पत्नी और बड़ी बेटी थी, उनको किचन के पास वाले गड्ढे में गाड़ा था, और जो दोनों बेटियां थी उनको वॉशरूम के पास वाले गड्ढे में गाड़ा था। इस छानबीन में ये भी मालूम चला कि जितने भी सर्वेंट्स थे उनमें से एक ने इस पूरे क्राइम को करने में राजखोवा का हेल्प किया था। ये भी कहा जाता है कि अपनी जो छोटी बेटी है उनको राजखोवा नहीं मार पाए थे, तो ये जो सर्वेंट है उसको उन्होंने बोला था कि छोटी बेटी को मार डाले। मतलब ये कितना ग्रूसम है, आप सोचिए। तो उस सर्वेंट को भी अरेस्ट कर लिया गया। अब उनका जो केस है, चार्जशीट फाइल हो चुकी थी, उनका केस अभी धुबरी के जो सेशन कोर्ट है वहाँ पे चलने वाला था, और फिलहाल वो वहाँ के ही धुबरी जेल में बंद थे। अपने केस के हियरिंग के एक दिन पहले भी उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। अब इस केस में दोस्तों, और भी काफ़ी पुरानी बात थी, फिजिकल एविडेंस काफ़ी कम था। जितने भी एविडेंस थे सभी के सभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, और आई विटनेस भी कोई नहीं था। और सबसे बड़ी बात जो अभी तक ना राजखोवा ने बोला था, ना किसी को पता चली थी, कि जो मोटिव है क्राइम का वो क्या है, किस वजह से उन्होंने अपने पूरे फैमिली का खून कर दिया था। लेकिन राजखोवा किसी भी हालत में ये बोलने को रेडी नहीं थे। उन्होंने अभी तक मुंह ही नहीं खोला था। उन्होंने क्यों ऐसा किया वो पुलिस को नहीं मालूम था। अब दोस्तों, जब कोर्ट में ये केस आया तो पूरा जो जज है, जो पैनल है, सब लोग हैरान हो गए कि एक आदमी ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात थी। उस समय ये सब इतना नहीं होता था, और ये तब एक बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था पूरे इंडिया में। ये केस करीब 2 सालों तक चला, और 2 सालों के बाद इसका वर्डिक्ट आया, और वर्डिक्ट ये आया कि उपेंद्र राजखोवा को, एक्स जज, उनको मौत की सजा, द डेथ पेनल्टी दी गई। इस सज़ा को उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन वहाँ भी उनकी सज़ा को लाइफ सेंटेंस नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। अंत में वो प्रेसिडेंट के पास गए, मर्सी पिटीशन वहाँ पे दिया, लेकिन प्रेसिडेंट ने भी उनकी जो फांसी की सज़ा थी उसको बरकरार रखा। और उन्होंने ये भी बोला कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस तो ये है ही, लेकिन एक जज जो जजमेंट देता है दूसरे के ऊपर, वो जब ऐसा करने लग जाए तो मौत के अलावा और कोई भी सज़ा उसके लिए काफ़ी कम है। और इसके बाद दोस्तों 14 फरवरी 1976 को आसाम के जोरहाट जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जेल है,
वहाँ पे उपेंद्र नाथ राजखुआ को हैंग कर दिया गया और इसी के साथ ये कहानी की भी अंत होती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये एक बात बता दूं कि इतना टाइम गुजर गया था, 70 में एक क्राइम हुआ था, 76 में उनको फांसी हुई, 6 साल निकल गए, लेकिन कभी भी जो मेन क्राइम का मोटिव था, क्यों उन्होंने खून किया था, वो कभी भी उन्होंने पुलिस को, मीडिया को, किसी को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। अब पता नहीं ऐसा क्या राज था, लेकिन फिर बाद में ऐसे ही जो खबरें निकलती है उसमें ऐसा कुछ आया कि जो राजखुआ है उनको अपनी पत्नी पे शक हो गया था कि उनकी पत्नी उनके पीछे कोई शायद अफेयर कर रही थी, और ये जो तीनों बेटियां हैं उसी अफेयर का ही नतीजा है। लेकिन एक और बात भी है कि उन्होंने इतने दिनों तक फिर इंतजार क्यों किया उनको मारने के लिए। खैर ये मिस्ट्री तो अभी कभी भी पता नहीं चलेगी। लेकिन जिस बंगले में ये पूरा कांड हुआ था, ये मर्डर्स हुए थे, जहाँ पे गार्डन में उनके लाशों को दफनाया गया था, वो बंगला अभी क्या हो गया, बहुत ही इनफेमस हो गया। उसके बाद, इस घटना के बाद वहाँ पे कोई भी नहीं रहता था। जो जज वहाँ पे रह रहा था वो भी अपने परिवार को लेके कहीं और शिफ्ट हो गया, और दूसरा कोई भी जज वहाँ रहने को रेडी नहीं था। इसके बाद वो बंगला एकदम ऐसा बंजर बन गया, आसपास पौधे उग गए। फिलहाल वो बंगला अभी कोई मतलब ऐसा फेमस हो गया कि वहाँ पे वो एक हॉन्टेड हाउस बन गया है, किसी आत्मा वगैरह को वहाँ पे देखा गया है। तो दोस्तों यही कहानी थी आज की हमारे आसाम से। होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और दोस्तों बहुत लोग कितने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो वैसे ही कमेंट कुछ मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस लवली कमेंट्स। बहुत ही जल्द एक और कहानी के साथ मिलता हूँ। टिल देन थैंक यू सो मच।